प्यारे साथियों नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9 अध्याय 11 कुछ आकृतियों की रचना करना सीखते हैं, यानी स्वयं बनाकर उसको सीखते हैं। देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोण दे दिया गया, आपको कोण दे दिया गया, कोण नापने का यंत्र नहीं है, कहा गया इसको आधे में बांट दीजिए, 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, 3 बराबर भागों में बांट दीजिए, तब समस्या खड़ी होगी। उसी तरह से मान लीजिए कोई रेखा दे दिया गया, कहा गया ठीक इसको 2 भागों में बराबर बराबर बांट दीजिए। आपके पास मापने के लिए यंत्र नहीं है, तब समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी है और कहा जाए आपके पास इंची नहीं है, स्केल नहीं है, इसको बिना नापे 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। आपके पास चांदा नहीं है, कह दिया जाए 60 अंश का कोण बना दीजिए, तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। इन सब समस्याओं को देखते हुए हम बिना चांदे की सहायता से हम कोण की रचना करेंगे, बिना स्केल की सहायता से हम रेखा को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आपको एक छोटी सी कहानी सुना दें। एक दही बेचने वाला था, वह नदी के इस पार से उस पार बेचने जा रहा था। उसके पास बटखरा रहा, कुछ बर्तन थे, लेकिन तराजू नहीं था। बीच नदी में एक आदमी ने मांगा उससे, हमें 1/4 किलो या 250 ग्राम दही दे दीजिए। तराजू नहीं है, वह कैसे देगा? अब वहां बुद्धिमानी की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे वह देगा दही? अब इसका उत्तर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यदि आपको आता है तो कमेंट करके भेजिएगा। देखिए, आपको दही देना है, आपके पास तराजू नहीं है, कैसे देंगे? और सही सही दही देना है। ठीक, आइए अब हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। मान लीजिए आपको एक कोण दिया हुआ है। क्या? एक कोण आपको दिया हुआ है, यह कोण है। देखिए, स्केल से आप खींचेगा, ये रेखाएं सीधी होनी चाहिए। मान लीजिए यह कोण है ABC। क्या है? कोण है। आपके पास चांदा नहीं है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? देखिए, इसके लिए आपके पास यदि गोला प्रकार है, प्रकार क्या प्रकार अगर है इस तरह से, तो क्या करेंगे? जिस बिंदु पर कोण बना है, यानी यह कोण का शीर्ष है, इस शीर्ष को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से आप दोनों कोण भुजा पर चाप लगाएंगे। किसी भी त्रिज्या से दोनों कोण भुजा पर यहां से इस तरह से आप इस तरह से चाप लगा देंगे, इस तरह से चाप लगा देंगे। ठीक, मान लीजिए यह चाप E और F पर काट रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? E और F को केंद्र मानकर बारी बारी से E को एक बार केंद्र मानकर, एक बार F को केंद्र मानकर, E F के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से। अब देखिए, आधे से अधिक चाहे जितना होगा चलेगा, आधे से कम नहीं होना चाहिए। अब यहां से एक बार रख कर इस तरह चाप लगाएंगे, इस तरह से, और E को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे इस तरह से। मान लीजिए यह काट दिया D पर। कहां? D पर। अब B और D को आप मिला दीजिए।
यही BD रेखा कोण ABC की आर्धक रेखा है। ठीक, यही आपको करना है। तो आइए देखते हैं, यदि आप करना चाहते हैं, आप पेंसिल कापी प्रकार लेकर बैठिए और साथ साथ करिए। क्या करेंगे देखिए, आप साथ साथ करते रहिए, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, आप साथ साथ करिए। दिया है कोण ABC, क्या दिया है? कोण ABC दिया है। हमें कोण ABC की आर्धक रेखा खींचना है। आर्धक रेखा खींचना है, या कोण ABC को समद्विभाजित करना है। अब कैसे करेंगे वह देखिए। क्या करेंगे? बिंदु B को केंद्र मानकर, यह देखिए कोण का शीर्ष है, क्या लिखेंगे? बिंदु B को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से दोनों कोण भुजाओं पर चाप लगाया लिखिए, या चाप काटा लिखिए। जो BC को E पर तथा AB को F पर काटता है। इतना आप कर लेंगे। यह BC को E पर और AB को F पर काटता है। अब फिर क्या करेंगे? पुनः E तथा F को केंद्र मानकर EF के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से चाप लगाया, जो एक दूसरे को D पर काटते हैं। B को D से मिलाया। यही BD रेखा कोण ABC की आर्धक रेखा है, या BD रेखा, या आर्धक रेखा कही चाहे समद्विभाजक रेखा कही, एक ही मतलब है। या इस तरह से लिख दीजिए, या कोण ABD बराबर कोण DBC। एक लाइन करना है। एक बार फिर देख लीजिए, दिया है कोण ABC, हमें कोण ABC की अर्धक रेखा खींचना है, या कोण ABC को समद्विभाजित करना है।
बिंदु बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से दोनों कोण भुजाओं पर चाप लगाया, जो BC को E पर तथा AB को F पर काटता है। पुनः E तथा F को केंद्र मानकर EF के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से चाप लगाया, जो एक दूसरे को D पर काटते हैं। B को D से मिलाया। यही BD रेखा कोण ABC की अर्धक रेखा है, या कोण ABD बराबर कोण DBC। ठीक। हाँ, हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं इसे, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसके कारण के विषय में। क्यों यह अर्धक रेखा है, क्यों यह कोण इस कोण के बराबर है। तो आइए हम लोग कारण का पता लगाते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों यह बराबर है। आइए कारण का पता लगाते हैं। अब कारण देख लीजिए या प्रमाण देख लीजिए, कारण या प्रमाण। अब क्या करेंगे, D को E तथा F से मिलाया, इस तरह से देखिए, D को E तथा F से मिलाया। क्या लिखेंगे, D को E तथा F से मिलाया। अब मिलाने के बाद देखिए, दो त्रिभुज बन रहे, एक त्रिभुज FBD और EBD। अब दोनों को हम सर्वांग अगर सिद्ध कर देंगे तो इसके संगत अंग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आइए सर्वांग सिद्ध करते हैं। अब ले लेते हैं त्रिभुज FBD और त्रिभुज EBD में। अब देखिए, FB बराबर होगा EB। क्यों, एक ही चाप द्वारा कटा, या एक ही चाप द्वारा कटा भाग। हाँ, यह हो गया FB बराबर EB के। फिर BD, देखिए BD उभयनिष्ठ है, BD बराबर BD, या लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब क्या बराबर है, FD बराबर ED। देखिए, एक ही चाप लेकर है, एक ही त्रिज्या से, यहां से कटा, यहां से कटा है, तो क्या लिख देंगे, एक ही त्रिज्या द्वारा कटा चाप। अब देखिए, तीन शर्त मिल गया, इसलिए आप लिख सकते हैं त्रिभुज FBD सर्वांग सम त्रिभुज EBD। अतः इसके सभी संगत अंग बराबर हो जाएंगे, जो हमें आवश्यकता है उसी को लेंगे। देखिए, यह भुजा इसके बराबर है, इसके सामने का कोण क्या है, FBD। कोण FBD बराबर, इसके सामने कोण है, इसके सामने कोण क्या है, EBD। कोण EBD, यही ना, FBD बराबर कोण EBD। इसी को आप लिख सकते हैं, FBD को देखिए, आप इसी रेखा पर है, आप लिख सकते हैं कोण ABD बराबर, देखिए ये इसी रेखा पर है, तो आप लिख सकते हैं कोण CBD।
सी बी डी। देख लीजिए, डी को ई तथा एफ से मिलाया, डी को ई तथा एफ से मिलाया। एफ बी डी त्रिभुज एफ बी डी तथा या और त्रिभुज ई बी डी में एफ बी बराबर ई बी, एफ बी बराबर ई बी एक ही चाप द्वारा कटा भाग है, बी डी बराबर बी डी या उभयनिष्ठ है, एफ डी बराबर ई डी एक ही त्रिज्या द्वारा कटा चाप है, इसलिए त्रिभुज एफ बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ई बी डी। अतः एफ बी डी कोण एफ बी डी बराबर कोण ई बी डी किस आधार पर हो गया? सी पी सी टी से। और यह सर्वांशम किस आधार पर हो गया? आप चाहें तो लिख सकते हैं यस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता से। ठीक है, लग गया पहला कारण सहित। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना। अब आपको रेखाखंड दिया गया है, इसको बिना स्केल से नापे दो भागों में बांटना है और दोनों के बीच 90 अंश का कोण भी बनना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है। दिखे रेखाखंड, मान लीजिए ये एक रेखाखंड है, मान लिया यह रेखाखंड है पी क्यू। अब इसको दो बराबर भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? आइए साथ साथ करते रहिए, लिखते रहिए और करते रहिए। तो यह दूसरा है, क्या करेंगे? आप यहां लिख लिया जाए, दिया है रेखाखंड पी क्यू, तो हमें पी क्यू का लंबार्धक ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे? अब आइए लिखते हैं, बिंदु P तथा Q को केंद्र मानकर PQ के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से ऊपर तथा नीचे चाप काटा। अब इतना आप देख लिए। अब आप चाप काटिए। अब पी क्यू के आधे से अधिक रहेगा चलेगा, कम रहेगा तो नहीं चलेगा। एक बार यहां से रख करके इस तरह से चाप काट लिया जाए और इस तरह से, और एक बार क्यू पर रख करके इस तरह से और इस तरह से। मान लिया यह सी पर और यह डी पर काटते हैं। अब सी को डी से मिलाया, क्या करेंगे? सी को डी से मिला देंगे। ठीक, तो ये लिख लिए, ऊपर तथा नीचे चाप काटा, जो एक दूसरे को सी तथा डी पर काटते हैं। सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया। सी को किससे मिला दिया? डी से मिलाया।
जो पी क्यू रेखा को यहां मान ले रहे हैं आर, पी क्यू रेखा को आर पर काटता है। कहां काट दिया? आर पर। यही बिंदु आर पी क्यू का मध्य बिंदु है। या आप यह लिखेंगे कि पी क्यू की लंबार्धक रेखा सी डी है। या आप यूं लिख सकते हैं, पी क्यू लंब है सी डी। डी सी लिखिए चाहे सी डी लिखिए, इसको पहले लिखिए चाहे इसको लिखिए, इस पर यह लंब है, इस पर यह लंब है। ठीक, आइए एक बार देख लेते हैं। फिर दिया है रेखाखंड पी क्यू, तो हमें पी क्यू का लंबार्धक ज्ञात करना है। बिंदु पी तथा क्यू को केंद्र मानकर पी क्यू के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से ऊपर तथा नीचे चाप काटा। ऊपर तथा नीचे चाप काटा, दोनों पर मानकर काटना है, जो एक दूसरे को सी तथा डी पर काटते हैं। सी को डी से मिलाया, जो पी क्यू रेखा को आर पर काटता है। यही बिंदु आर पी क्यू का मध्य बिंदु है, या पी क्यू की लंबार्धक रेखा सी डी है। अर्थात पी क्यू लंब है डी सी पर। यही करना है। अब आप कर लेंगे। अब आइए कारण देखते हैं, क्या वैसा हुआ कारण। अब देखिए, सी को पी से और डी को पी से। अब लिखते जाइए, क्या लिखेंगे कारण में? पी को सी तथा डी से मिलाया और क्यू को सी तथा डी से मिलाया। किससे? और क्यू को सी तथा डी से मिलाया। अब मिला दिए। अब आप ले लीजिए यह त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसको सर्वांग सिद्ध कीजिए। आप सोचेंगे कि हम यही ले लें, यह लेने से सर्वांग सिद्ध नहीं होगा। आप इसको लेकर के पहले यह कोण इस कोण के बराबर सिद्ध कर लीजिए, इसके बाद होगा। तो ले लिया जाए त्रिभुज सी पी डी, त्रिभुज सी पी डी तथा त्रिभुज सी क्यू डी में। अब देखिए, सी पी बराबर की सी पी, देखिए यह त्रिभुज लिया गया है, और यह त्रिभुज लिया गया है। देखिए यहाँ एक कई चाप से इसको इस तरह काटे, इसको इस तरह से, और उसी त्रिज्या से इसको यहां से काटे हैं। तो क्या लिए हैं त्रिभुज सी पी डी, फिर ले लिए हैं सी क्यू डी। हाँ, सी पी बराबर किसके होगा? पी डी के। सी पी बराबर, देखिए सी पी बराबर, ये कई त्रिज्या से देखिए यहाँ काटे हैं, उसी त्रिज्या से यहाँ काटे हैं, या यही कर लीजिए सी पी बराबर पी डी कर दें।
हमें ये त्रिभुज लेना है, यह CPD और CQD। तो क्या करेंगे, ले लेंगे CP बराबर देखिए इसी त्रिज्या से यह लिया गया है, तो ले लेते हैं CQ। क्या ले लेते हैं, CQ। क्यों, एक ही त्रिज्या से कटा चाप। CP बराबर CQ हो गया। अब देखिए PD बराबर QD, PD बराबर QD, यह भी वही है, एक ही त्रिज्या से। देखिए इसी त्रिज्या से यहां कटा है, यहां कटा है, उसी त्रिज्या से यहां कटा है, यहां कटा है। क्या हो गया, PD बराबर QD और CD बराबर CD। क्या है, उभय निष्ठ। इसलिए त्रिभुज CPD सर्वांग सम त्रिभुज CQD। CPD सर्वांग सम त्रिभुज CQD, CPD सर्वांग सम त्रिभुज CQD। किस आधार पर, यस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता से। अतः क्या हो जाएगा, देखिए यह दोनों आपस में बराबर है। इसके सामने का कोण यह हो गया, कोण PCR, कोण PCR बराबर कोण QCR, QCR। अब देखिए चाहे PCR लिखिए चाहे PCD लिखिए, QCR लिखिए चाहे QCD लिखिए, यह हो गया। देखिए यह निकल गया क्या, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब आइए देखते हैं त्रिभुज CPR तथा त्रिभुज CQR में क्या हो जाएगा, CP बराबर QR, एक ही त्रिज्या से खींचा गया चाप है। फिर PR, फिर देखिए यह भुजा इसके बराबर हो गया और कोण PCR, कोण PCR बराबर कोण QCR, QCR सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया, अभी सिद्ध किया गया। देखिए PCR और QCR और CR बराबर CR उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। जब यह उभयनिष्ठ है, दोनों भुजाओं में है। अब देखिए क्या हो गया, तीन शर्त मिल गया। इसलिए त्रिभुज CPR सर्वांग सम त्रिभुज CQR। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। तब क्या होगा, देखिए इसके सामने का कोण यह बराबर होगा, इसके सामने का कोण यह बराबर होगा। ठीक है, इसके सामने की भुजा यह कोण बराबर है, इसके सामने की भुजा यह बराबर होगी, इसके सामने की भुजा यह बराबर होगी। यानी क्या हो जाएगा, PR बराबर RQ, किससे, CP से। यह हो गया। अब कोण
PRC बराबर कोण QRC होगा बराबर किससे? CPCT से। यह हो गया PRC बराबर QRC, लेकिन क्या है? PRC धन कोण QRC बराबर 180 अंश। क्यों? रैखिक युग्म अवगृहित से। जब यह दोनों बराबर हैं, अब एक इसके बराबर दिखे, दोनों एक ही बराबर हैं, तो हम रख रहे हैं QRC के यहाँ PRC रख दें, QRC के यहाँ क्या रख दें? इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोण PRC धन कोण PRC बराबर होगा 180 अंश। इसका मतलब क्या हो गया? कोण PRC बराबर 90 अंश। अतः क्या हो जाएगा? CR लंब है PQ पर। यही सिद्ध करना था। देखिए, एक जगह क्या है, एक जगह बराबर है। देखिए PR बराबर QR, यह बराबर हो गया। यहाँ CR लंब है PQ पर। एक नजर फिर देख लीजिए, दिया है रेखाखंड PQ, तो हमें PQ का लंबार्धक ज्ञात करना है। बिंदु P तथा Q को केंद्र मानकर PQ के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से ऊपर तथा नीचे चाप लगाया। ऊपर तथा नीचे जो एक दूसरे को C तथा D पर काटते हैं, C को D से मिलाया, जो PQ रेखा को R पर काटता है। यही बिंदु R PQ का मध्य बिंदु है, या PQ की लंबार्धक रेखा CD है। PQ लंब है DC पर। ठीक है। अब कारण में है P को C तथा D से मिलाया, और Q को C तथा D से मिलाया। अब त्रिभुज CPD तथा QCD, CPD तथा Q क्या है? CPD तथा CQD में CP बराबर CQ और PD बराबर QD, CD उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज CPD सर्वांगसम त्रिभुज CQD। इसलिए कोण PCR ठीक बराबर कोण QCR किस आधार पर होगा? आप यहां लिख सकते हैं CPCT से। देखिए CPD सर्वांगसम त्रिभुज है CQD के। ठीक, तो इसके सामने का कोण यह और इसके सामने का कोण यह आपस में बराबर हो गए। अब ले लिया जाए त्रिभुज CPR तथा त्रिभुज CQR में CQ बराबर नहीं, CP बराबर QR है, CP बराबर नहीं, क्या लिया गया? CPR तथा CQR में CP बराबर CQ के है। क्या? CP बराबर है CQ के है। एक ही त्रिज्या से खींचा गया चाप CP बराबर CQ।
एक ही देखिए, इसी त्रिज्या से यहाँ खींचा गया, उसी त्रिज्या से यहाँ खींचा गया। सी पी बराबर सी क्यू, एक ही त्रिज्या से खींचा गया चाप, ठीक। और कोण पी सी आर, कोण पी सी आर बराबर कोण क्यू सी आर, क्यू सी आर सिद्ध किया गया अभी। सी आर बराबर सी आर उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज सी पी आर सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू आर। सर्वांग सम किस आधार पर हो गया? यस ए यस सर्वांग समता, सर्वांग समता से। अब इसलिए पी आर बराबर आर क्यू, पी आर बराबर आर क्यू एक सिद्ध हो गया। अब कोण पी आर सी, कोण पी आर सी बराबर कोण क्यू आर सी, क्यू आर सी, यह भी सी पी सी टी से। अब पी आर सी धन क्यू आर सी बराबर 180 अंश है। यह देखिए एक रेखा पर बन रहा है रैखिक युग से। अब पी आर सी धन पी आर सी धन पी आर सी, क्यू आर सी की जगह रख दिया गया पी आर सी बराबर 180 अंश, इसलिए पी आर सी बराबर 90 अंश। अतः सी आर लंब है पी क्यू पर, देखिए वहां लंब हो गया। अतः सी डी रेखा पी क्यू की लंबार्धक रेखा है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 अंश के कोण की रचना करना। कितने अंश के कोण की रचना करना? 60 अंश के कोण की रचना करना है। तो आइए किरण खींच लेते हैं। क्या? एक किरण खींच लेते हैं। देखिए एक किरण है, मान लीजिए यहां ओ है ए है। अब साथ साथ करते जाए, चलिए। दिया है, ये तीसरा है, दिया है ओ ए एक किरण है, तो हमें ओ ए के साथ ओ से 60 अंश का कोण बनाना है। यही करना है। इसके लिए क्या करेंगे? किसी भी त्रिज्या से ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। क्या रचना में लिखेंगे? ओ को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाया। इस तरह से एक चाप लगा देंगे जो ओ ए किरण को यहां मान ले रहे हैं बी, किरण को बी पर काटता है। पुनः बी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक चाप लगाया जो पहले चाप को, यहां से एक चाप लगाएंगे इस तरह से, पहले चाप को पी पर काटता है। मान लीजिए यहां पी है, काटता है। ओ को पी से मिलाया,
किससे मिला दिया गया, ओ को पी से मिला दी इस तरह से। यही कोण पी ओ ए बराबर 60 अंश है। कितना तो आप कर ही लेंगे। क्या दिया है, ओ ए एक किरण है, तो हमें ओ ए के साथ ओ से 60 अंश का कोण बनाना है। अब क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाया जो ओ ए किरण को बी पर काटता है। किसी भी, चाहे इतना लेकर, चाहे इतना, चाहे जितना लेकर आप काटिए, क्या है, बी पर काटता है। पुनः बी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से जितने से इसको काटे हैं उतने से इसको काटना है। उसी त्रिज्या से एक चाप लगाया जो पहले चाप को पी पर काटता है, ओ को पी से मिलाया। यही कोण पी ओ ए बराबर 60 अंश है। अब आइए कारण देखते हैं क्यों यह 60 अंश का है। कारण देखिए, P को B से मिलाया। क्या करेंगे, P को B से मिलाया, P को B से मिलाया। अब ले लेंगे त्रिभुज ओ बी पी में, ले ले क्या, ओ बी बराबर बी, ओ बी बराबर बी पी बराबर पी ओ। क्यों बराबर है, अब लिख सकते हैं एक ही चाप द्वारा कटा, एक ही चाप द्वारा कटा है, इसलिए त्रिभुज ओ बी पी समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अतः कोण बी ओ पी बराबर 60 अंश। क्यों, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक, इतना तो अब लगा ही लिए। देख लीजिए एक बार फिर, ओ बी बराबर बी पी बराबर पी ओ बी बराबर बी पी बराबर पी ओ, एक ही चाप द्वारा कटा। अब ओ बी पी एक समबाहु त्रिभुज आता, कोण बी ओ पी बराबर 60 अंश। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, अब आप लगाइएगा। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।